नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अभी हम मौजूद हैं हमारे एसके लाइव की स्टूडियो पे। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं मुकेश जी। आज हम सिलीगुड़ी पे जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जैसा कि अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यह शहर जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले में स्थित एक शहर है। रेल और वाहन दोनों की व्यवस्था यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग एवं सिक्किम के व्यापार का केंद्र भी माना जाता है। साथ ही यह उत्तरी बंगाल का प्रमुख वाणिज्य पर्यटक आवागमन तथा शैक्षिक केंद्र भी है। यह पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र अभी के दौर में बन चुका है। इस नगर में लगभग 20,000 देशी और 15,000 विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष उनका आवागमन होता है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश आदि पड़ोसी देशों और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लोगों को यहाँ वायु, सड़क तथा रेल यात्रा का पड़ाव बिंदु या यूं कहें उनको यहाँ से हर जगह जाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से यातायात मिल जाती है या उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें सिलीगुड़ी शहर की सुरक्षा व्यवस्था या आपराधिक घटना के ब्यौरे के बारे में, तो सिलीगुड़ी शहर में आपराधिक घटनाएं पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपराधिक गतिविधियां यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पहले की तुलना में। पहले गिने चुने ही आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलते थे, जिसमें से मुख्य चोरी की घटनाएं ही ज्यादातर लोगों के समक्ष आती थी। लेकिन अभी हत्या जैसी निर्मम घटनाएं बेझिझक होकर लोग कर देते हैं और प्राय हमें देखने और सुनने को मिलती है। जब हम न्यूज़ कवरेज करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, तो अक्सर हमें ऐसी घटनाएं हमारे रूबरू आती है जिससे हम भावुक हो जाते हैं। तो क्या लगता है मुकेश जी, अगर हम जब न्यूज़ फील्ड में हैं, हम ऐसी घटनाएं प्राय सुनते हैं और देखते हैं, फिर भी हम लोग ऐसी घटनाओं को लेकर भावुक हो जाते हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं उनका क्या हाल होता होगा? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार दर्शकवृन्द, थ्याङ्क यू राबेजी। विशेष घटना भन्ने शब्द नै एउटा मर्माहत शब्द हो। कुनै पनि घटना घटोस्, चाहे त्यो मर्डरको होस्, चाहे विभिन्न गतिविधिसँग संलग्न घटना होस्, घटना भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छेमा मर्माहत रूप प्रेस गर्छ घटनाले। त्यसरी नै जुन प्रकारले सिलगढीमा आपराधिक घटनाहरू दिनौँ दिन बढ्दिरहेछ, अब जति पनि घटनाहरू आइरहेछ, हामीले रात दिन समाचारहरू बनाउँछौँ। समाचारहरू बनाउँदाखेरि प्रत्येक हामीले देख्छौँ दिनौँ दिन। हिजो अस्तिको दिनसम्म पनि घटनाहरू, यस्तो आपराधिक हत्याकाण्डको घटनाहरू आइरहेको थियो। हामीले समाचार बनाउँदा हामीले याद पाइरहेका छौँ र दर्शकवृन्द समक्ष पनि हामीले पुर्याइरहेका छौँ त्यस्ता समाचारहरू। यो प्रकारको जुन घटना छ, हत्याकाण्डको घटनाहरू, यो हत्याको घटनाहरूले मान्छेमा एक प्रकारको भावलाई, मान्छेको भावलाई छुने गर्छ। किन भन्दाखेरि घटना भन्ने बित्तिकै मान्छे आतुर हुन्छ कस्तो घटना होला भन्ने। र जुन यो हत्याकाण्डको जुन घटना छ, त्यो घटनाले समस्त जनमानसलाई एकदमै यसलाई पीडादायक रूपमा लिएका छन् समस्त जनमानसले। किनभने हामीले रात दिन न्युज बनाउँदाखेरि हामीलाई पनि ज्ञात भएकै कुरा हो, हामीलाई पनि धेरै पीडा लाग्छ। न्युज बनाउँदै गर्छौँ, दर्शक समक्ष पुर्याउँछौँ, त्यति बेला पनि हामीलाई एक प्रकारले पीडा हुन्छ मनमा। यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो नि, के न्युज बनाउनु परिरहेको छ भने हामीमा एक प्रकारको हुन्छ। र ती कुरा लिएर दर्शकवृन्दमा पनि यो प्रकारको हेर्दाखेरि अलिकति भए पनि दर्शकवृन्दको भावनामा अलिकति भए पनि यस्तो घटनाले ठेस पुगेकै हुन्छ राब्यजी। तो अगर हम सिलीगुड़ी शहर की, जैसे मुकेश जी ने बताया कि लोगों तक जब हम ये न्यूज़ पहुंचाते हैं, खबर को रूबरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अंदर उस बात की दुख होती है कि ऐसी घटनाएं हमारे शहर में देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन हमारा काम है आप लोगों के समक्ष हर एक खबर को पहुंचाना, जो हम बाखूबी निभाते हैं। और हम ये बातें भी आपसे इसलिए कहना चाहते हैं कि सिलीगुड़ी शहर हमारा काफ़ी लोकप्रिय शहर में से एक माना जाता है अभी के दौर पे, और हमारा जन्म स्थल भी यहाँ है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के जो भी वासी हैं, जो भी, तो उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है सिलीगुड़ी के प्रति। और सिलीगुड़ी शहर में जो घटनाएं देखने को मिलती है बहुत ही दुखदायी होती है। आम समय में कहे या हाल फिलहाल में ही कुछ घटनाएं मैं आप लोगों के समक्ष लाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी फिर से एक बार। हाल फिलहाल में फुलबाड़ी में एक घटना देखने और सुनने को मिली। पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और उसके 2 शवों को काट के बोरियों में डाल के नहर में फेंक दिया। कहते हैं पति रक्षक होते हैं।
रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो इस बारे में लोगों तक हम क्या कहें और क्या बताएं कि रक्षक ही भक्षक बन गया है। तो ऐसे में मुकेश जी क्या लगता है, जिस जैसा कांड सुनने और देखने को मिला, जो घटनाएं बीती दिनों में घटित हुई है, पति द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या, किसी बात का संदेह होने पे, मात्र संदेह होने पे उसने पत्नी की हत्या कर दी। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और बातें खुलासा हुई तो पता चला पति का ही अवैध संबंध चल रहा था। तो इस बात को लेके क्या कहेंगे कि ऐसी घटनाएं जो देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं क्या लगता है कैसी मानसिकता वाले इंसान है जो ये अपराध करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं? विशेष दर्शकवृन्दलाई हामीले 2 दिन अघि नै देखाइसकेका छौँ। यो जुन हत्याकाण्ड थियो फुलबारीको, एउटा लोग्नेले आफ्नो स्वास्नीलाई हत्या गरेको दर्शकवृन्दमा हामीले यो पुर्याइसकेका छौँ। हत्यारा राव्यजीको प्रस्तावलाई म उत्तर दिँदैछु। राव्यजी, हत्यारा शब्दले अशिष्टाचारीको परिभाषा दिन्छ। लोग्नेले आफ्नी स्वास्नीको हत्या गर्नु भनेको एक प्रकारले तपाईलाई लाग्दैन मानिस राक्षस बन्नु हो? लगातार सिलगढीमा यस्तो घटना हामीले देख्न अथवा सुन्नमा आइरहेछ हैन। दिनौदिन हामीले देखिरहेका छौँ यस्तो घटनाहरू, जुन लोग्नेले आफ्नो स्वास्नीलाई मारेको अथवा विभिन्न प्रकारको यस्तो घटनाहरू। अनि स्वास्नीको त्यो स्वास्नीको परपुरुषसँगको सम्बन्धको त्यो आशंकामा रहेर कसैले आफ्नो स्वास्नीको यस्तो निर्मम हत्या गर्छ? यो एकदमै चिन्तनीय कुरो छ राव्यजी, एकदम चिन्तन गर्नुपर्ने कुरो। हत्या गर्ने मान्छे कतै मादक पदार्थको सेवक त थिएन जस्तो मलाई लाग्छ हैन। कतै उसको मानसिक समस्या त थिएन, किनभने कुनै एउटा सज्जन मान्छेले त समस्याको समाधान स्वास्नी अथवा लोग्नीलाई सम्झाएर गर्न खोज्छ। तर यहाँ त सम्झाउनु त परको कुरा, नसम्झाएर सम्झाउनु त परको कुरा छ। यसमा कुनै सम्झावटको कुरा नै थिएन, सम्झाउनुको परको कुरा। तर पत्नीको निशाना नै मेटाइदियो लोग्नेले। आपने जैसा कहा मुकेश जी कि मादक पदार्थ का सेवन, तो सिलीगुड़ी शहर में आए दिनों देखा जाता है मादक पदार्थ का सेवन लोग दिन दहाड़े खुलेआम करते हैं। मादक पदार्थ कई सिलीगुड़ी के कई इलाकों में, कई झुग्गी वासियों में कहीं दिन दहाड़े मादक पदार्थ बिक्री हो रही है। प्रशासन की कार्यवाही के बाद भी लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि मादक पदार्थ के कारण ही होना हो ये आपराधिक घटनाएं जो शहर में तेजी बढ़ रही है आपराधिक घटनाओं की। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है मादक पदार्थ के जरिए, मादक पदार्थ का सेवन के दौरान ही लोग ऐसी घटनाएं करने पे विवश हो जाते हैं? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मादक पदार्थको रूपमा आएर नि एउटा सज्जन मान्छेले त, मैले अघि पनि भनिहालेँ राव्यजी, एक सज्जन मान्छेले कहिले पनि यसरी हत्याको रूप लिँदैन, हत्याराको रूप लिँदैन। किनभने उसलाई थाहा हुन्छ पछि गएर उसले अलिकति भए पनि कानुनसँग मान्छे डराउँछ। कानुनसँग मान्छे डराउनेले गर्दाखेरि कानुनप्रति त मान्छेको एउटा डर हुन्छ, त्यो डर त उसमा रहेको हुन्छ। तर त्यो डर मेटाउने, कानुनको डर मेटाउने, उसले भावी वर्तमानलाई मात्रै लिएर अँगालेर भविष्य नसोच्ने उसमा जुन एउटा मानसिकता पैदा हुन्छ नि राव्यजी, त्यो चाहिँ एउटा मादक पदार्थ अथवा उसको मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भने त्यस्तो मान्छेले चाहिँ भविष्य सोच्दैन अनि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ यस्तो हत्याको काम लिन्छ। उसले कानुनलाई पनि मान्दैन। त्यस्तो जो मान्छे चाहिँ एकदमै मादक पदार्थको सेवन गरेको हुन्छ उसले चाहिँ कि उसको मानसिक सन्तुलन ठिक हुँदैन। र यस्तो घटनाहरूबाट हामी सचेत हुनुपर्छ, सचेत भएर बस्नुपर्छ। म दर्शकवृन्दलाई पनि यही आह्वान गर्छु, यो प्रकारको जुन घटनाहरू छ हामी सचेत हुनुपर्छ। कुनै पनि कुराको हल यस प्रकारको निर्मम हत्याबाट हुँदैन। एउटा लोग्नेले स्वास्नीमा आँखा लगाए, यसरी हत्या गरेर त्यो आँखा लगाउको जुन एउटा हल थियो त्यो हल समाप्त भएको होइन, उसमा त अझ समस्याहरू बढेर गयो। अब पछि आएर उसमा धेरै कानुनले धेरै क्रियाकलापहरू गर्नेछ, त्यसको झन् ऊमाथि समस्या बढेर आउँछ। र यस प्रकारको ज्ञानहरू हामी दर्शकवृन्दहरूमा पनि पुर्याउन चाहन्छौँ। किनभने कुनै पनि कुराको हल यस प्रकारको निर्मम हत्याबाट हुँदैन। हामी सबै यस घटनाबाट सचेत बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ राव्यजी। और ये हत्या का सिलसिला यही नहीं थमता मुकेश जी, ये घटनाएं हमें प्राय देखने को मिलती है, जिसमें से चंद घटनाएं मैं आपके रूबरू फिर से दर्शकों के समक्ष लाना चाहूँगी। कुछ दिन हाल फिलहाल में दो दिहाड़ी मजदूरी के लिए दो हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई किसी बात को लेके और पति इतना आक्रोश में आ गया कि उसने
रास्ते से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके पत्नी के सर पे वार करता गया, जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमें देखने को मिला। और वार पे वार करते करते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और यही ये सिलसिला नहीं थमता, ऐसा घटनाएं हम प्राय देखते हैं, जिसमें से एक सिलसिला मुझे और भी याद आ रहा है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। प्रेमी जो उसकी प्रेमिका थी वो शादीशुदा थी, प्रेमी उससे प्यार करता था। किसी बात को लेके दोनों रात में मिले और बीच में उनकी कुछ कहासुनी हो गई। वो एक रहस्य ही बना रह गया कि उन दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई थी। मैं रहस्य इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ मुकेश जी, क्योंकि जब उसकी प्रेमिका का उसने हत्या किया, उसके बाद वो खुद सोशल नेटवर्क पे लाइव आकर, फेसबुक पे लाइव आकर उसने इस बात का गिल्ट अपने दिल पे लिया कि मैंने अपने प्रेमिका का हत्या कर दी और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं रहस्य बना रह गया कि उन लोगों के बीच आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उसने ये कदम उठा लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, आक्रोश में आकर तो वो कदम उठा लेती है, पर कहीं ना कहीं उसे पछतावा होता है। तो ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी आपराधिक घटनाएं जो दिन बर दिन प्राय हमें देखने को मिलती है? जब हम न्यूज़ बनाते हैं तो रोज हमें एक न एक ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष आती है। तो क्या लगता है सिलीगुडी शहर कितना सुरक्षित रह गया है अब हमारे लिए? दर्शकवृन्द, सिलगढीमा जति पनि मर्डर केसहरू हामी देख्न अथवा सुन्नमा आइरहेछ, त्यसबारे म तपाईँहरूलाई अलिकति ज्ञात गराउँछु। राबेजी, सिलगढीमा हालसम्म जति पनि मर्डर केसहरू हामीले देखिरहेका छौँ अथवा न्युज बनाउँदा पनि हामीले देख्छौँ, सुन्छौँ पनि, धेरै संवाददाताहरूबाट सुन्छौँ पनि, फुटेजहरू पनि हामी पाउँछौँ होइन। यति मर्डर केस, यो मर्डर केसहरू कतै मलाई लाग्छ सिलगढीको जनसङ्ख्याको बहुमतले गर्दा त होइन। मान्छे किन भन्दाखेरि जनसङ्ख्या जहाँ बहुमत छ, जनसङ्ख्याको बहुमत छ भने जहाँ जनसङ्ख्याको बहुमत हुन्छ त्यहाँ बेरोजगार ज्यादा हुन्छ, र बेरोजगार भएपछि मान्छेको अहिलेको यो समयमा मान्छे बेरोजगार हुनु भनेको मान्छेलाई कति बिग्नको एउटा फ्रस्ट्रेसन उत्पन्न हुनु हो। उसले कसरी पेट गुजारा गर्नु, उसले नेपालीमा भनिन्छ लुटी खाउँ भुटी खाउँ भन्ने कसरी चाहिँ उसले ल्याउनु भन्ने जुन एउटा मानसिकता मान्छेमा हुन्छ, त्यो बेरोजगार भएपछि, मान्छेले बेरोजगार भएपछि अब त कसरी कमाउने, के गर्ने भन्दा सोच्दा उसलाई एक प्रकारले उसमा धेरै नकारात्मकताले ढाकिसकेको हुन्छ, फ्रस्ट्रेसनको कारणले गर्दाखेरि होइन। यो बेरोजगार समस्याले गर्दा पनि मानिसहरू आक्रोशमा आएर यो प्रकारको कदमहरू चलाएको त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। राब्यजी, आपकी बात से मैं सहमत रहूंगी कि कहीं ना कहीं कोरोना काल में देखा गया है बहुत लोगों के रोजगार चले गए हैं। लोग अभी अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पे जो मौजूदा आंकड़े हमें बता रहे हैं, यहाँ पे 10,92,000 लोग यहाँ भी मौजूद हैं। लोग बेरोजगार हैं और कहीं ना कहीं घर पे रहते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके उन्हें छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती है और वो आक्रोश उनका इतना भव्य रूप ले लेता है कि वो किसी की हत्या करने में भी नहीं झिझकते हैं। बेरोजगारी इस कदर छाई है सिलीगुड़ी में कि 10 रुपये के लिए लोग खून कर देते हैं। जी हाँ, ऐसी घटना हमारे समक्ष आई है और हमने आप लोगों तक पहुंचाई भी है, जहां 2 दोस्त मादक पदार्थ का सेवन कर रहे थे और मादक पदार्थ का सेवन करते वक्त दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात कहासुनी में हमारे समक्ष यह आई कि 10 रुपये के लिए दोनों के बीच कहासुनी हुई। 10 रुपये के लिए विवाद बढ़ गया। एक दोस्त ने 10 रुपये मांगे, दूसरे दोस्त ने 10 रुपये नहीं दी। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच इतना विवाद हुआ कि उनका जो गुस्सा था वो उनके सर पर चढ़ के नाचने लगा और एक दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी और बैकुंठपुर जंगल में उसके शव को फेंक दिया। तो आजकल क्या लगता है मुकेश जी, 10 रुपये हो गई है मानव की कीमत, उनकी जान की कीमत सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये कितनी बड़ी रकम होती है। लोग 10 रुपये के चलते एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। तो क्या बेरोजगारी उनके सर पे इतना आ गया है कि 10 रुपये के चलते वो किसी की हत्या करने में एक संकोच तक नहीं करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? राबेजी, डिजिटल सभ्यताको विकासमा मान्छे रोबोट बनिसकेको समय हो अहिले। मलाई लाग्छ मान्छे रोबोट बनिसक्यो। डिजिटल सभ्यता भन्छ तर मान्छेको जुन आचरण, उसको क्रियाकलाप, मानिसहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि मान्छे रोबोट बनिसकेको जस्तो लाग्छ। नकारात्मक मेमोरी कार्डले निर्मित छ मान्छे। 10 रुपैयाँको निम्ति हत्या गर्नेलाई के भन्नु राबेजी? 10 रुपैयाँको निम्ति हत्या गर्ने मान्छेलाई म के भन्न सक्छु र? सायद
मलाई लाग्छ मानवता हराइसकेको छ यहाँ। मान्छेमा मानव प्रेम भन्ने नै छैन। राब्बेजी म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न मन पर्यो होइन मलाई। अचानक तपाईँ बिमारी हुनुभयो, तपाईँलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। अस्पतालमा तपाईँलाई हेर्न आउने मान्छे एक पनि हुँदैनन्, तर फेसबुक व्हाट्सएपका भित्ताभरि गेट वेल सुन लेख्नेहरूको भिड हुन्छ। यो डिजी सभ्यताको एउटा उदाहरण मानवता हरण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यी दुई व्यक्तिमा पनि जुन त्यो साथीमा 10 रुपियाँको निम्ति झगडा भएको थियो, जुन त्यो हत्या भयो, यी दुई व्यक्तिमा पनि मानवताको कुनै प्रेरणा थिएन। त्यसैले त 10 रुपियाँको निम्ति उसले आफ्नो साथीको हत्या गर्यो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ दर्शकवृन्द। र राब्बेजीलाई मेरो यस कुरामाथि कति सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ त? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि उनमें जरूर मानवता नहीं है। आज के दौर में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसका प्राय उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लोग किसी की हत्या करने जैसी घटनाओं पे भी संकोच नहीं करते हैं। पति पत्नी का विवाद इतना प्रकोप हो जाता है, उनका इतना भव्य रूप ले लेता है उनका आक्रोश कि वो उनकी हत्या कर देते हैं। तो हत्या बोला जाए अगर मुकेश जी तो कोई छोटी बात नहीं है। मानव जन्म बहुत कहते हैं कई जन्मों के बाद मिलता है, तो ऐसे किसी की हत्या करना मुझे कहीं ना कहीं सही तो लगता नहीं और सही है भी नहीं। ठीक है, पशु पक्षी तो है नहीं कि हत्या कर दिया कोई बात नहीं। आजकल तो पशु पक्षी की हत्या के ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। हाँ। तो अभी तो मानव की हत्या कर दी जाती है और प्राय ऐसा घटनाएं हमें देखने अक्सर पत्नी ही नहीं पति की भी हत्याएं होती हैं, है ना। ऐसे घटनाएं हमेशा प्राय सुनने को मिलता है। पति ने पत्नी की कर दी, पत्नी ने पति की कर दी। तो लोग एक रेंटल ऐसा ही एक और केस आया था हमारे सामने सिलीगुड़ी की, अगर हम बात करें तो एक रेंट पे एक उनके रेंटदार थे, हिंदी भाषा या बोलचाल वाली भाषा में कहे तो भड़टिया थे उनके, जो भाड़े पे रेंट पे रह रहे थे। मकान मालिक का ही उन्होंने मर्डर कर दिया। तो ये सारी घटनाएं जो सिलीगुड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं नहीं घटती थी मुकेश जी, और अभी के दौर में प्राय ऐसी घटना देखने और सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी शहर हमारा सुरक्षित अब नहीं है। आए दिनों दिन दहाड़े छोटी सी बाइक पे जा रहे हैं, छोटी सी बात हो गई वो इसके खून के प्यासे बन जाते हैं। शिक्षक जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु का दर्जा दिया जाता है शिक्षक को। शिक्षक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, आज जो भी हम यहाँ पे हैं शिक्षक की बदौलत ही हैं। तो लोग शिक्षक के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे ही कुछ हाल फिलहाल 1 मंथ एगो मैंने शायद ऐसा कुछ न्यूज़ बनाया था मुकेश जी कि शिक्षक के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। तो ऐसा लोग जो कुछ भी घटना करने से पहले संकोच नहीं करते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और रेणुका ही केस में देखिए, रेणुका को जो उसके पति ने उसकी हत्या कर 2 टुकड़ों में नहर में फेंक दिया। जब इस पे कार्रवाई की गई तो आरोपी बाहर आ गया। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ों से बच नहीं पाया। अपराध हुई, आपराधिक घटनाएं घटने के बाद वो भी नहीं बच पाया। वो भी कहीं ना कहीं कानून के हत्थे चढ़ ही गया। कहते हैं ना, शातिर कितना भी अपराधी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है इन सब जो आपराधिक घटना से क्या शिक्षा लेती है, क्या लगता है? क्या जो कानून के हवाले वो चले गए तो हमारी युवा पीढ़ी इसको लेकर सचेत है? अगर सचेत है तो कितनी सचेत है? क्या लगता है आपको? हमारी युवा पीढ़ी जो ऐसी घटनाएं हम लोगों के रूबरू करते हैं, लोग सतर्क हो पा रहे हैं? राब्बेजी, विशेष गरेर यो प्रकारको जुन घटनाहरू घट्छ, दिनहुँ सिलगढीमा यसरी हत्याकाण्डको घटनाहरू घटिरहेको छ, यो प्रकारको घटनाहरूले आउँदो युवा पिँढी अथवा हाम्रो अहिलेको युवा पिँढी जुन छ यसको भविष्य के होला त भन्नेपट्टि तपाईले जुन मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो म त्यसको उत्तर दिँदछु। यो प्रकारको जुन घटना छ, यो प्रकारको घटनाले मान्छेमा एक प्रकारको डर, भय, त्रासको उत्पन्न गराउँछ, त्रास उत्पन्न गराउँछ। किन भन्दाखेरि घटना भन्ने बित्तिकै हामीलाई एक प्रकारको घटना भनेपछि त्यो घटना चाहे मान्छे मारेको होस् अथवा हत्या गरेको होस् अथवा गाडी एक्सिडेन्ट भएको होस्, केही कुनै पनि हालत न भन्ने शब्द नै हामीले सुन्यौँ
जस्तो अवस्थामा पनि घटना शब्द सुन्ने बित्तिकै मान्छेमा अलिकति त्यो भय त्रासको ला के भयो होला भन्ने प्रकारको जुन एउटा त्रास छाउँछ, त्यो घटना त्यस्तो डरलाग्दो हो जसले आफ्नो नाम सुन्दा उसको शब्द उच्चारण गर्दा नै मान्छेमा भय उत्पन्न गराउँछ भने त्यस्तो घटना, त्यस्तो हत्याकाण्डहरूबाट कसरी युवा पिँढी सुरक्षित रहन सक्छ? कानुनले त आफ्नो निगरानी राखिरहेको छ। बारम्बार सिलगढीमा एकदमै राम्रोसँगले प्रशासनले यस्तो निगरानी राख्दा पनि विभिन्न प्रकारको घटनाहरू घटिरहेको छ। यो प्रकारको घटनाहरू हामीले घट्न दिनु हुँदैन। खासमा एउटा घटनाबाट हामी दर्शकवृन्दलाई पनि म यो आह्वान गर्न चाहन्छु, एउटा घटनाबाट हामीले सिक्नुपर्ने छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले यो प्रकारको घटनाहरू नकारात्मक विषयहरू हुन्, यस हत्याकाण्डहरू नकारात्मक कुराहरू हुन् भनेर यसलाई पन्छाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले दिनहुँ न्युज बनाएर हजुरहरू समक्ष समाचार बनाएर पठाउँछौँ, समाचार बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछौँ, प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसबाट हजुरहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो नराम्रो रहेछ, यो गर्यो भने त लास्टमा गएर समस्याको हल त कहाँ हुँदो रहेछ त? जो गर्ने मान्छे पनि कानुनको हवाली हुन्छ। कानुनको पक्षमा गएपछि उसले विभिन्न दण्डहरू भोग्नुपर्छ। त्यो समस्या मान्छेले नसोच्नु, त्यो समस्यामा मान्छे पछि गएर भन्नुको मतलब भविष्य नसोच्नु। त्यो भविष्य नसोच्ने व्यक्तिले हत्या गर्छ, तर त्यो भविष्य नसोच्नुको कारण के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मादक पदार्थ, मानसिक सन्तुलन, मैले अघि भनिहालेँ, मान्छे रोबोट बनिसकेको छ अहिलेसम्म। जुन त्यो डिजिटल भारत भन्छ, तर डिजिटल भारतले कतिवटा कुराहरूमा मान्छेलाई रोबोट बनाइसकेको छ। जस्तै मैले अघि कतिवटा कुराहरू भनिहालेँ र यो प्रकारले आउँदो यो प्रकारको घटना लगातार यसरी रूपमा घटिरह्यो भने यसलाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ। यो बन्द भएन अथवा यो घटनाहरू एकदमै रूपले समाप्त भएन, बन्द भएन भने हाम्रो युवा पिँढीमा गहिरो चोट पुग्नेछ। हाम्रो युवा पिँढी, हाम्रो समाज, हाम्रो देश बिग्रिएर जानेछ, हत्या भइरहनेछ। यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो गाउँघर सम्पूर्ण बचाउनको निम्ति यस प्रकारको क्रियाकलापहरूबाट हामी टाढै बसेको राम्रो भन्ने मलाई लाग्छ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुकेश जी ने सही कहा है। हमारे समक्ष जो हम आप लोगों के बीच जो समक्ष लेके आते हैं घटनाएं, और उसमें आपराधिक घटनाओं के पीछे का रहस्य और उसके पीछे जो कातिल होते हैं या अपराधी होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जुर्म मिलती है। तो उन्हें से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। आपका भविष्य खराब हो सकता है इन सब चीज़ों से। तो बहुत चीज़ है जो बातों के जरिए भी समस्या का समाधान हो सकता है। कानून है उसके लिए, तो कानून को अपने हाथ में ना ले। जो कानून की सुव्यवस्थित ढंग है उनसे चले। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। पकवान के हैं शौकीन, तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू, तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन फील का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.
मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। रुपयामा 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।